हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू टेक्स्ट बुक पास एलीट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो ये हमारा पीवाईपी सीरीज़ है। इस पीवाईपी सीरीज़ के लास्ट जो वीडियो था हमारा, उसमें हमने डिस्कस किया था टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि पूछे गए थे 25 जून 2025 के शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में। उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए ये हमारा दूसरा वीडियो है, जहाँ पर हम फिर से 25 जून शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और जिसका क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। तो आइए सेशन स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर हम क्वेश्चंस भी करेंगे, साथ साथ उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जिन कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत है वो कॉन्सेप्ट्स को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। सो द वेरी फर्स्ट थिंग जो आपको ध्यान रखना है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि इसका जो बेस्ट वे है सॉल्व करने का वो है ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। क्योंकि आप सारे ही क्वेश्चंस को, अगर ये सारे स्टेटमेंट्स को सॉल्व करने जाओगे, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड आपका टाइम सेव करता है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ऑप्शंस देखेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शंस क्या है, देखिए ए बी सी, ए बी सी डी, सी डी। तो हम यहाँ पे दो अप्रोच ले सकते हैं। पहला कि जो ऑप्शन बहुत बार आया है पहले हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या पता अगर वही ऑप्शन गलत है तो हमें एक ही बार सॉल्व करना पड़ेगा। अगर वो ऑप्शन करेक्ट है तो फिर हम उस ऑप्शन पे जाएंगे जो कि 2 बार आया है या 3 बार आया है, मतलब जितने बार वो ऑप्शंस आए हैं उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे और हमारा कैसा क्वेश्चन है उसके बेसिस पे। तो जिस तरीके से आप क्वेश्चन को जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना, तो क्या आपका अप्रोच होना चाहिए वो आप समझते जाओगे। तो यहाँ पे देखते हैं ए बी सी डी, सी डी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो बी है ये 3 बार आया है, तो हम बी को पहले सॉल्व कर लेते हैं। इन केस अगर बी करेक्ट हो जाता है तो हम देखते हैं ए 2 बार आया है, सी 2 बार आया है, डी एक ही बार है। तो हम ए या सी में से कोई एक सॉल्व करेंगे तो हम अपने आंसर तक इजीली पहुंच सकते हैं। यानी 2 स्टेटमेंट सॉल्व करने के बाद हमें आंसर पता चल जाएगा इन केस अगर बी करेक्ट हो जाता है। तो पहले देखते हैं, हम बी को ही सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, इफ अ ट्रेन रन्स एट 5/6 ऑफ इट्स usual speed, it gets late by 10 minutes. The usual time of the train to cover the journey is 40 minutes. तो यहाँ पे आपको ये बताना कि ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है। तो ये हमारा स्पीड डिस्टेंस टाइम का क्वेश्चन है। तो पहले इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि क्या है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो जून साइकिल का एग्ज़ाम हुआ था यूजीसी नेट का, उसमें आपको बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे, मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि पहले के एग्जाम्स में उतना नहीं पूछा जाता था। तो इसका मीनिंग ये है, जैसे अब ये 4 स्टेटमेंट दे दिए, इसमें अगर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो अलग अलग कॉन्सेप्ट के हैं, तो इस तरीके से वो आपके ज़्यादा जो कॉन्सेप्ट है उसको टेस्ट कर पाएंगे। तो इस वजह से इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में दिए जाते हैं। जब हमने पढ़ा तो हमने ये देखा कि कोई एक पर्टिकुलर ट्रेन थी जो पहले उसकी कोई एक स्पीड थी, फिर बाद में जो उसकी स्पीड क्या हो गई, वो 5/6 ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड हो गई। और जब ये स्पीड का चेंज हो रहा है तो ट्रेन क्या हो रही है, लेट हो रही है बाय 10 मिनट्स अपने यूजुअल टाइम से। तो यहाँ पे बोला द यूजुअल टाइम ऑफ द ट्रेन टू कवर द जर्नी इज 40 मिनट्स। तो आइए अब हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट याद रखना है। हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यानी हम ये जान सकते हैं कि स्पीड क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किससे, टाइम से। हम ये भी कर सकते हैं कि जो टाइम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड से। और एक चीज और, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो जो डिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड से और डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम से। तो ये जो कॉन्सेप्ट है अगर आपको ये पता है तो हम इजीली शॉर्ट ट्रिक के साथ जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने अभी देखा जो कि बी स्टेटमेंट था वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए एक बार देख लेते हैं क्या था, 5/6 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, ये मान लेते हैं ओरिजिनल स्पीड रहा और ये उसका फाइनल स्पीड मान लेते हैं। यहाँ पे बोला है कि 5/6 ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड। तो अगर ऐसे फ्रैक्शन में दिया गया है तो हम मान लेते हैं जो डिनोमिनेटर है
वो हमारा ओरिजिनल स्पीड है और जो न्यूमरेटर है वो हमारा न्यू स्पीड है। तो यहाँ पे ओरिजिनल कितना हो जाएगा 6 और न्यू स्पीड क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, स्पीड की बात कर रहे हैं। अब हमारा देखिए इसको हम रेशियो मेथड भी बोलते हैं। अब हमने क्या पढ़ा कि स्पीड जो होता है हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी टाइम का रेशियो हमारा क्या आ जाएगा 5:6। और ये जो डिफरेंस है, जो टाइम का डिफरेंस है, ये क्या बोल रहा है कि जो हमारा ट्रेन है वो 10 मिनट लेट हो रहा है। मतलब यहाँ पे जो हम टाइम डिफरेंस देख रहे हैं, ये जो 1 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है 6 - 5, यही हमारा 10 मिनट के बराबर है, करेक्ट। तो ये उसका ओरिजिनल टाइम था। और क्वेश्चन में क्या बोला है कि ओरिजिनल जो टाइम है, जो उसका यूजुअल टाइम है, वो 40 मिनट ले रहा है। तो अगर 1 यूनिट का मतलब 10 मिनट है तो 5 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा 10 × 5, यानी 50 मिनट्स वो लेगा। बट एज पर क्वेश्चन क्या बोला गया है कि वो 40 मिनट ले रहा है, जो कि गलत है, यानी स्टेटमेंट बी हमारा इनकरेक्ट है। तो जहाँ पे भी स्टेटमेंट बी होगा वो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो देखिए ये सारे इनकरेक्ट हो गए, सी और डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो यहाँ पर आपने एक स्टेटमेंट सॉल्व किया और हमारा आंसर आ गया। आपको सारे स्टेटमेंट सॉल्व करने की नीड नहीं है। तो आइए देख लेते हैं, ये आपको क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट हमें ध्यान में रखना है, ऐसे क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द सीरीज गिवन बिलो। ठीक है, तो अगर आपके सीरीज वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं तो कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं कि किस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखो ये क्या हो रहा है, 3 से 12 हो रहा है, 12 से 36, 36 से 144, 432, फिर 1000, 5000। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो नंबर्स है वो ड्रास्टिकली बढ़ रहे हैं। अगर कोई नंबर्स ड्रास्टिकली बढ़ता है तो वो क्या होता है, वो मल्टीप्लाई हो रहा होता है। अगर वो ड्रास्टिकली घट रहा होता तो मतलब वो डिवाइड हो रहा है। अगर वो ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो वहाँ पे एडिशंस हो सकते हैं, सब्ट्रैक्शंस हो सकते हैं, या एडिशन मल्टीप्लिकेशन का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या एडिशन सब्ट्रैक्शन का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप ध्यान रख सकते हो इस तरीके के नंबर सीरीज को प्रैक्टिस करने के लिए। तो क्योंकि यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो ड्रास्टिकली बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हमें एक आइडिया ये मिल जाता है कि यहाँ पे क्या हो रहा होगा, मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा। तो हम देख लेते हैं ये मल्टीप्लिकेशन कैसे हो रहा है। 3 से 12 हुआ यानी ये 4 से मल्टीप्लाई हुआ, 12 से 36 हुआ यानी ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ। अब 36 से 144 कैसे जाएगा देख लेते हैं, 2 3 6 नहीं, फिर यहाँ पे 4 3 12, ये देख लेते हैं, 4 6 24, 2 4 3 12 13 14, यानी ये फिर 4 से जाएगा। अब ये देख लेते हैं 3 से जा रहा है क्या, क्योंकि हमें एक पैटर्न देखना स्टार्ट हो गया है। तो 3 4 12, 3 4 12 1 13, 3 कैरी 1 1 3 1 4। तो मतलब ये क्या हो गया 3 से मल्टीप्लाई। तो हमें पता चल गया ये एक पैटर्न बन रहा है, पहले 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 3, फिर 4, फिर 3। तो यहाँ इसको किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए, 4 से। तो देख लेते हैं क्या इसकी वैल्यू सही है, 4 2 8, 4 3 12, 2 कैरी 1, 4 4 16 1 17। तो 1728 आना चाहिए, बट ये 1738। तो ये क्या हो गया, ये रॉन्ग टर्म हो गया। तो मतलब हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन 3 हो जाएगा। तो इस तरीके के सीरीज के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो एंड इजी स्कोरिंग होता है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपके का इनफ प्रैक्टिस नहीं है तो आप अगर फंस गए तो इस पे आपको देखना है, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपको एक क्लू मिल जा रहा है तो आप इसको तुरंत सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो आप इसको एंड के लिए भी रख सकते हैं अगर आपको तुरंत क्लू नहीं मिल रहा है। वैसे ये क्वेश्चंस इजी होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर इसका आ गया करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, देखते हैं ये क्या क्वेश्चन है। द इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन ₹8,000 when invested in some scheme for 2 years at 7% simple interest per annum is half of the interest earned on another amount P invested for 5 years in the same scheme at the same rate। क्या बोल रहा है, सेम स्कीम में और जो रेट है वो भी सेम है। फाइंड द वैल्यू ऑफ P।
तो यहाँ पे ठीक है, दो इंटरेस्ट है जिसको हमें कंपेयर करना है। तो देखिए पहले केस में क्या बोल रहा है कि ये इंटरेस्ट जो है, यहाँ पे हम पहले इसे नॉर्मल लिख लेते हैं कि जो पहला इंटरेस्ट आ रहा है ये जो 2 years का है, दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ जो इंटरेस्ट सेकेंड केस में हमारा अर्न हो रहा है। तो ये इन जनरल हमने लिख लिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का? P यहाँ पे वो हो गया 8000 इंटू आर, रेट कितना हो गया 7000 इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू हाफ। सेकेंड केस में इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा क्या है, प्रिंसिपल P है इंटू रेट हमारा क्या है, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7, और यहाँ पर हमारा टाइम क्या है 5 years का टाइम है। तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे डिवाइडेड बाय 100। ये 100 आपका कैंसिल हो गया, यहाँ पर 7 आपका कैंसिल हो गया। अब हमारा P, अब ये भी हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमारे P की वैल्यू क्या आ जाएगी? P इज इक्वल्स टू 1600 इंटू ये 2 इधर जाएगा और ये 2 ऑलरेडी है, तो 2 2 4। तो अब क्या कितना आ जाएगा 16 इंटू 4 6400। ये हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो है ये 3 हो गया। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था, सिंपल, हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम हमेशा से जानते हैं, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 होता है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इसका आंसर 6400, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एक इंटरेस्ट का क्वेश्चन दिख रहा है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या बोला गया है। अ पर्सन टेक्स अ लोन ऑफ 5000 एट 5% सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, 5% के सिंपल इंटरेस्ट पे ले रहा है। ही रिटर्न्स ₹3000 एट द एंड ऑफ 1 year. हाउ मच he would have to pay in order to clear his dues at the end of second year? चलिए ये क्वेश्चन हम देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो हम मानते हैं कि फर्स्ट ईयर का पहले देखते हैं। तो फर्स्ट ईयर के एंड में इसने कितना पे किया 3000, और फर्स्ट ईयर के एंड में इसका कितना अमाउंट बनता, जैसे फर्स्ट ईयर के एंड में अमाउंट हम देखते हैं तो 5% बोल रहा है, किस पे 5000 पे, तो 5% 5000 का कितना हो जाएगा 250। यहाँ पर एक चीज़ और भी मैं बता दूँ, जैसे अगर कोई सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन है तो आप इजीली इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो, अगर 1 साल के लिए बोला है या 2 साल के लिए। मान लीजिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन है, आपको बोला है कि P इज इक्वल्स टू 5000 है और रेट हमारा जो है 5% है। तो अगर ये बोलता कि 1 year में इंटरेस्ट कितना होगा, तो हम सिंपली क्या करेंगे 5% ऑफ 5000, तो 10% 500 होगा, उसका आधा कितना हो जाएगा 250। ऐसे ही अगर बोलेगा 2 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, यहाँ पे मान लीजिए बोल दिया T इज इक्वल्स टू 2 है, तो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 यानी 10%। तो 2 साल में जो इंटरेस्ट होगा वो होगा 10% ऑफ 5000, यानी 2 साल में इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 500। ऐसे ही अगर 3 साल बोला तो 3 इंटू 5 15%, 15% ऑफ 5000 निकालोगे तो आपका 3 ईयर में निकल जाएगा। कितना हो जाएगा 15% ऑफ 5000। ऐसे ही अगर 4 ईयर का बोला तो आपको पूरा वो फॉर्मूला नहीं सॉल्व करना है, आप डायरेक्टली देख के सॉल्व कर सकते हो। जैसे अगर ये 4 है तो टोटल परसेंटेज कितना हो जाएगा 4 इंटू 5, मतलब 20% ऑफ प्रिंसिपल आपका क्या हो जाएगा इंटरेस्ट हो जाएगा, यानी 20% ऑफ 5000। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम यहाँ पर इजीली सॉल्व कर सकते हैं बिना ज़्यादा कैलकुलेशन किए हुए। तो फर्स्ट ईयर में देखिए हम देखते हैं, ये आपका फर्स्ट ईयर हो गया। तो फर्स्ट ईयर में हम देखते हैं क्या था, प्रिंसिपल जो था 5000 था और इंटरेस्ट 5% लगा, तो 1 साल में कितना हो जाएगा इंटरेस्ट 5% ऑफ 5000, तो जो कि कितना हो गया 250 रुपये हो गए। तो टोटल अमाउंट कितना बना 5250 अमाउंट, इतना अमाउंट उसका बन गया 1 साल के एंड में। लेकिन 1 साल के एंड में उसने क्या किया 3000 रुपीज़ पे कर दिया, उसने 3000 पे कर दिया, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर का जो अमाउंट बचेगा उसमें क्या होगा
3000 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि उसने पे कर दिया है, तो बचा कितना, ये 250 हो गया और ये 2 हो गया। अब जब नेक्स्ट ईयर उसका इंटरेस्ट लगेगा तो ये जो रिमेनिंग अमाउंट बचा है इस पे क्या होगा, 5% का इंटरेस्ट लगेगा, नॉट ऑन 5000, ये आपको ध्यान रखना है। तो सेकेंड ईयर में हमारा क्या हो जाएगा, ये प्रिंसिपल हमारा क्या हो जाएगा 2250, और इस पे कितने का इंटरेस्ट लग रहा है, 5% का इंटरेस्ट लग रहा है, जिसको हम 5/100 लिख सकते हैं। ये हमारा कैंसिल हो गया, 5 2 जा 10, और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इंटरेस्ट हमारा कितना आ जाएगा 112.5। तो सेकेंड ईयर में उसने कितना पे किया होगा, ये जो रिमेनिंग अमाउंट था 2250 प्लस जो उसका सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट हुआ, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा टोटल 2250 प्लस 112.5, ये हो गया 26। तो ये देखिए पॉइंट में वैल्यू आ रही है, डेसिमल में वैल्यू आ रही है, तो जो भी आंसर इसके सबसे क्लोज होगा उसको हम मार्क कर लेंगे। तो इसके सबसे क्लोज आंसर कौन सा है हमारा 2350, यानी थर्ड वाला जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया वो आपको क्लियर हो गया होगा और कैसे ये सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ईयर का हमने पहले अमाउंट निकाला कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जो हमारा अमाउंट होता है ये हमारा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है, वो कितना आया, उसको निकालने के बाद जितना उसने पे कर दिया है उसको हमने सब्ट्रैक्ट किया, और जो रिमेनिंग अमाउंट बचा दूसरे साल के लिए उस पर हमने 5% का इंटरेस्ट लगाया कि कितना इंटरेस्ट लगेगा, तो 112.5 का इंटरेस्ट लगेगा। तो ये चीज़ हमें रिमेनिंग अमाउंट में ऐड कर देनी होगी, तो हमारा जाके टोटल अमाउंट आ जाएगा जो कि उसको सेकेंड ईयर में पे करना पड़ेगा, ताकि उसका जो डेट है या पूरा अमाउंट जो है वो क्लियर हो पाए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपका आंसर देखिए आ गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन आ गया टाइम एंड वर्क का। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। मोहन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 7 days, वर्किंग 9 hours a day, and Shyam can do the same work in 6 days, working 7 hours a day. How long will they take to complete the job working together and 8 to by 5 hours a day? ठीक है, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट यूज होता है वो हमें पता है कि क्या होता है, जितने नंबर ऑफ पीपल है, काउंट ऑफ पीपल, मान लीजिए m जो है ये हमारा क्या हो गया नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। उसके बाद w हो जाता है वर्क, d हो जाता है नंबर ऑफ डेज, और यहाँ पे h हो जाता है नंबर ऑफ आवर्स। तो हमें एक कॉन्सेप्ट पता है, वो होता है m1 इंटू, अगर कोई दो लोग हैं जो कि सेम अमाउंट ऑफ काम कर रहे हैं तो उस केस में क्या होता है, नंबर ऑफ पीपल यानी m1 इंटू जो भी काम वो कर रहे हैं, यहाँ पे काम इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है, वो है m1 इंटू d1 इंटू t1 इज इक्वल्स टू m2 इंटू d2 इंटू t2। तो यहाँ पे m क्या हो गया नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है, यहाँ पे d क्या हो गया नंबर ऑफ डेज, और t क्या हो गया टाइम। ये तब है जब जो वर्क किया जा रहा है m1 और m2 के द्वारा वो सेम है। बट अगर यही क्वेश्चन आता लेकिन वहाँ पे ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाता कि ये डिफरेंट अमाउंट ऑफ वर्क कर रहा है और ये डिफरेंट अमाउंट ऑफ वर्क कर रहा है, तो यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसको हम डिवाइड कर देंगे W1 से और इसको डिवाइड कर देंगे W2 से। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये कॉन्सेप्ट होता है जिसके थ्रू हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि देखिए दोनों जो है सेम अमाउंट ऑफ वर्क कर रहे हैं एज पर क्वेश्चन, तो हम मोहन का मान लेते हैं कि मोहन की जो एफिशिएंसी है वो m है और श्याम की जो एफिशिएंसी है वो s है। तो एज पर क्वेश्चन मोहन जो काम करता है 7 दिन में और कितने घंटे 9 घंटे, वो काम बराबर है जो श्याम करता है कितने दिन में, श्याम की एफिशिएंसी मान लेते हैं s है,
श्याम करता है कितने दिन में, 6 दिन में, और कितने घंटे, 7 आवर्स। एंड दिस इज इक्वल्स टू, जब दोनों काम करते हैं, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू कंप्लीट द जॉब वर्किंग टुगेदर, और उनका ये आवर दिया है, दिस मेनी आवर्स अ डे। तो हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है उनका। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं जो टाइम जिसमें उन्होंने वर्क किया वो डी था, और यहाँ पे हमारी एफिशिएंसी किसकी हो जाएगी, ये दोनों साथ में काम कर रहे हैं मोहन और श्याम, तो एफिशिएंसी किसकी हो जाएगी, श्याम प्लस मोहन इनटू कितने घंटे काम कर रहे हैं, 8/2/5, 8/2/5। तो मतलब ये जो वैल्यूज है ये सारे में सेम होगा। तो ये हम लास्ट में ये वाली चीज देखेंगे, पहले हम इन दोनों को देख लेते हैं, इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, ताकि हमें मोहन और श्याम की जो एफिशिएंसी है वो पता चल जाए। तो यहाँ पर देखिए आपका ये 7 और ये 7 कैंसिल आउट हो गया, तो मोहन अपॉन श्याम कितना हो जाएगा, 6/9, यानी 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। उनकी जो एफिशिएंसी है वो क्या हो गई, 2/3। अब हम इस वाले इक्वेशन पे जाएंगे, सॉल्व करेंगे, ताकि हमें जो डी की वैल्यू है वो पता चल जाए, क्योंकि हमें श्याम और मोहन की एफिशिएंसी पता चल गई है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी इंटू मोहन और श्याम की एफिशिएंसी क्या हो गई, 3 + 2 5 इंटू 42/5। अब ये देखो, ये जो चीज होगी इसको आप किसी चीज से तो इक्वेट करोगे, ये क्या है, ये हमारा टोटल वर्क है जो कि श्याम और मोहन ने मिलके किया है। तो टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा, अब देखिए टोटल वर्क फाइंड करने का जो तरीका है, हमें मोहन की एफिशिएंसी तो पता चल गई है कि 2 है, हम क्या करेंगे, ये हमारा एक टोटल वर्क है, ये भी हमारा टोटल वर्क है, तो हम क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में चाहे m या s की वैल्यू पुट कर देंगे। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे m की वैल्यू पुट कर दी, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 2 × 7 × 9, 2 7 या 14, 14 × 9 126, यानी टोटल वर्क कितना है 126, और ये भी हमारा क्या है, टोटल वर्क ही है। तो यहाँ पे टोटल वर्क की जगह पे हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 126 लिख सकते हैं। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, डी की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, ये 5 5 कैंसिल आउट हो गया, और ये 42 कितने बार में, 3 टाइम्स में जाएगा, ठीक है। तो डी की वैल्यू आपकी क्या हो गई, 3। तो कितने नंबर ऑफ डेज लगेंगे दोनों को साथ में काम करने के लिए, 3 डेज। तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट होता है जिसके थ्रू आप सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, जो हमने फॉर्मूला देखा कि नंबर ऑफ मैन इंटू टाइम इंटू डेज इज इक्वल्स टू सेकेंड, जो आपका नंबर ऑफ मैन है, टाइम है और डेज है, वो इक्वल होंगे अगर जो अमाउंट ऑफ वर्क है वो सेम है। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ वर्क सेम था, तो हमने ये इक्वेशन बना ली, हमने यहाँ से मोहन और श्याम की एफिशिएंसी निकाल ली, क्योंकि हमें इनकी एफिशिएंसी पता है, तो ये एफिशिएंसी हमने इस एक इक्वेशन में रख के टोटल वर्क निकाल लिया। अब हमने क्या किया, ये जो हमारा है ये टोटल वर्क है, तो ये टोटल वर्क के साथ हमने जो हमारा इक्वेशन है इक्वेट करके सॉल्व कर लिया और डी की वैल्यू निकाल ली। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन था। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर 3 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये भी आपका क्वेश्चन इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। अ सम ऑफ मनी लेंट एट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years at 20% per annum would fetch 482 more if the interest was payable half yearly than if it was payable annually. Find the sum of money lent. तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक अमाउंट है, ठीक है, जो कि हम 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। पहला केस है जिसमें हम एनुअली इन्वेस्ट कर रहे हैं, और दूसरा केस है जिसमें हम हाफ ईयरली इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉर 2 years। तो बोल रहा है कि जब हम हाफ ईयरली इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉर 2 years, उसमें जो हमारा अमाउंट आ रहा है वो 482, या इंटरेस्ट जो है 482 ज़्यादा हो रहा है देन जब हम वो अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट कर रहे हैं 2 साल के लिए, और जो रेट है वो 20% है। तो यहाँ पे देखिए 2 केस बनेगा आपका, पहला केस और दूसरा केस। तो पहला केस जो है, और देखिए यहाँ पे ना ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाता है अगर आप नॉर्मल जो मेथड है फॉर्मूला का यूज़ करते हो, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो बच्चे इस क्वेश्चन को अवॉइड करते हैं।
तो मैं आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ जिसके थ्रू आप इजीली इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो या कैलकुलेट कर सकते हो। तो पहले हम एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं इसको सॉल्व करने से पहले। तो देखिए, अगर 2 साल के लिए मान लीजिए कि हमारा कोई कंपाउंड इंटरेस्ट है, हमें फाइंड करना है 2 साल के लिए, जहाँ पे रेट 10% है। ठीक है, जैसे हमने सिंपल इंटरेस्ट में अभी देखा, सिंपल इंटरेस्ट में क्या किया, अगर हमारा रेट मान लीजिए 10% है तो इंटरेस्ट हमारा पहले साल के लिए कितना बन जाता, 10% ऑफ जो प्रिंसिपल है, 10% ऑफ जो भी प्रिंसिपल रहता, वही ये फर्स्ट ईयर के लिए हो जाता। वही सेकेंड ईयर के लिए हमारा क्या हो जाता, ये हमारा फर्स्ट ईयर के लिए हो जाता। सेकेंड ईयर के लिए हमारा वही सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाता, इसको हम बोलेंगे क्यूमुलेटिव रेट जो है। तो दूसरे साल के लिए क्या हो जाता है, ये जो रेट है ये डबल हो जाता, यानी 10 इंटू 2 20% हो जाता। 20% किसका, पी का। तो ये जो हम निकाल रहे हैं ना, ये क्यूमुलेटिव रेट निकाल रहे हैं, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का। अगर यही 3 साल का हो जाता तो हम 10 इंटू 3 कर देते, 4 साल का हो जाता 10 इंटू 4 कर देते, 40% ऑफ प्रिंसिपल, 50% ऑफ प्रिंसिपल। तो यहाँ पे क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, जो इंटरेस्ट रहता है वो आपका सेम रहता है, वो प्रिंसिपल अमाउंट पे लग रहा होता है, वो चेंज नहीं होता। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में वो नहीं, आपका जो अमाउंट फर्स्ट ईयर में आया अब उस पर हमारा जो है रेट लगेगा, उस पर हमारा जो है इंटरेस्ट लगेगा। तो इसलिए ये सिंपल इंटरेस्ट तो फाइंड आउट करना इजी है, जो आपका क्यूमुलेटिव परसेंटेज है, टोटल परसेंटेज है 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, सिंपली आपको टाइम मल्टीप्लाई कर देना है रेट में। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं है। तो सक्सेसिव जो डिस्काउंट होता है या सक्सेसिव परसेंटेज, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, तो उसका यूज होता है। तो मान लीजिए ये रेट 10% है कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में, और टाइम बोला है 2 साल के लिए एनुअली। तो यहाँ पर जो आपका क्यूमुलेटिव परसेंटेज, मतलब 2 साल का जो ओवरऑल परसेंटेज जो लगेगा वो क्या हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला होता है सक्सेसिव परसेंटेज का, अगर आपको जैसे 10% है इसका सक्सेसिव निकालना है तो ये हो जाएगा 10 इंटू फॉर्मूला हमारा होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो यहाँ पे तो दोनों साल सेम परसेंटेज लगेगा, यानी x भी 10% होगा, y भी 10% होगा। तो 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100, तो ये कैंसिल आउट हो गया, 10 10 20 प्लस 1 21%। तो आपको पता चल गया कि 2 साल के एंड में आपका कितना ओवरऑल इंटरेस्ट लगेगा, 21%। तो अगर आपको कोई पूछे कि जो इंटरेस्ट होगा 2 साल के बाद, अगर आपका रेट 10% का है तो कितना कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा, 21% बनेगा, किसका, प्रिंसिपल का, ऑफ प्रिंसिपल। यही अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो हम सिंपली क्या करते, 10 इंटू 2 कर देते और हमारा 20% आ जाता। तो आप देख रहे हो कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका कितना होगा, 21% ऑफ प्रिंसिपल, लेकिन वही सिंपल इंटरेस्ट में आपका कितना हो गया, 20% ऑफ प्रिंसिपल। तो ये चीज हो गई। अब मान लीजिए अगर आप 3 साल का हो गया, 3 साल में आप क्या करोगे, ये अब जो निकल गया, अब इसमें आप तो पहले 21%, फिर तीसरे साल में क्या जाएगा, 10% प्लस 21 इंटू 10 अपॉन 100। अब देखिए ये फॉर्मूला भी कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, डिफिकल्ट होता जा रहा है आपका कैलकुलेशन के लिए। तो क्यूमुलेटिव परसेंटेज मतलब आपको एक आइडिया मिल गया ना कि हम 3 साल के बाद ओवरऑल कितना परसेंटेज के टर्म्स में कितना इंटरेस्ट बन रहा है। अगर हमें परसेंटेज पर पता चल गया तो हम डायरेक्ट उसको प्रिंसिपल में यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब 21% ऑफ प्रिंसिपल या 44%, 4 साल में हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ है तो 44% ऑफ प्रिंसिपल। तो अब देखिए यहाँ पे अब हमारा आ जाएगा, अब हम इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करके देखते हैं। तो पहला तो केस सिंपल है कि जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, हम देख लेते हैं पहला जो केस है और दूसरा जो केस है। तो पहले केस में क्या हो रहा है आपका, अ सम ऑफ मनी लेंट एट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years, टाइम कितना हो गया, 2 साल का हो गया, रेट कितना हो गया, 20% का हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो क्यूमुलेटिव परसेंटेज होगा रेट का वो कितना हो जाएगा। तो जो अभी हमने फॉर्मूला यूज किया वो भी आप यूज कर सकते हैं, x प्लस एक्स वाई अपॉन 100, यानी ये क्या हो जाएगा, 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20 अपॉन 100, ये कैंसिल हो गया,
ये आ गया आपका 44%। ये तो इजी है, चलिए ये तो हमने फॉर्मूला से कर लिया। अभी सेकेंड केस में क्या हो जाएगा, टाइम क्या है 2 ईयर का है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हाफ ईयरली हो रहा है। तो यहाँ पे आपका जो टाइम क्या हो जाएगा, ये 4 बन जाएगा, क्योंकि हम क्या करेंगे 2 × 2 करते हैं, तो ये 4 ईयर हो जाएगा। अभी वही रेट आपका कितना हो जाएगा 20/2, यानी 10% का आपका रेट हो जाएगा। मतलब अब ये जो फॉर्मूला हमने यूज किया था, इसको हमें 4 बार, मतलब पहले बार में तो हम एक ही बार यूज करेंगे, मतलब 3 बार जो मैंने लास्ट टाइम दिखाया वो यूज करना पड़ेगा, जो कि काफी कैलकुलेटिव है, हम नहीं कर सकते। तो क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट निकालने का एक कॉन्सेप्ट है आपको जो याद रखना है, वो मैं बता दे रही हूँ, ये आप ध्यान में रखिएगा। पहले वाले का जो है 2 ईयर का हमारा आ गया 44% क्यूमुलेटिव यूजिंग फॉर्मूला। अब हमें एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, जैसे कुछ नंबर है, जैसे फर्स्ट ईयर के लिए, सॉरी यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, मेनली इतना ही आपका आता है, फिफ्थ ईयर। तो यहाँ पर आपने याद रखना है 11 का आपको मल्टीपल्स, मतलब 11 की पावर में आपको वैल्यू याद रखनी है। जैसे 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, 11 का क्यूब क्या होता है 1331, 11 टू द पावर 4 क्या होता है 14641, ठीक है, ये होता है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर हम यूज करेंगे। तो देखिए सेकेंड ईयर के लिए हमारा जो रेट निकालने का तरीका क्या होता है, यहाँ पे देखिए हम ये जो लास्ट का दो, पहला वाला छोड़ देते हैं, ठीक है, लास्ट का जो फर्स्ट छोड़ने के बाद जो भी हमारा बच रहा है डिजिट वो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो सेकेंड ईयर में हमारा जो रेट होता है वो 2:1 के रेशियो में डिवाइडेड होता है। थर्ड ईयर में जो हमारा डिवाइड होता है वो 3:3:1 के रेशियो में डिवाइड होता है। और फोर्थ ईयर में हमारा जो रेट है वो डिवाइड कैसे होता है 4:6:4:1, ठीक है। ये आपको एक चीज याद हो गई कि ये रेशियो आपको ध्यान में रखना है। अब आइए हम देख लेते हैं, अब इन रेशियो, अब मान लीजिए कि यहाँ पे हमने ये तो देख लिया था ना कि क्या है, हमारा टाइम क्या था 4 था और रेट क्या था 10% का था, करेक्ट। तो हम देखते हैं 2 साल में हमारा जो है, अगर ये हमारा कंडीशन है तो इंटरेस्ट कितना बनेगा। तो हमें क्या करना है, पहले हम 2:1 लिखेंगे और हम क्या करेंगे, जो रेट है यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, जैसे ये r है, नेक्स्ट वाला जो r होगा वो r² होगा, अगर इसके बाद कोई वैल्यू रहती तो r³ होता। तो ये 2r और 1r², रेट हमारा 10% है, तो 1 × 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, और यहाँ पे 2 × 10 कितना हो जाएगा 20, करेक्ट। अब देखिए हमें क्या करना है ना, यहाँ पे सिर्फ 2 डिजिट ही रखना है, जो एक्स्ट्रा डिजिट है वो यहाँ पर जाकर ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे 1 क्या होगा, यहाँ पर आके ऐड हो जाएगा, यानी ये 21 और ये हो जाएगा 00। और आपको याद रखना है कि 2r के बाद जो फर्स्ट टर्म है उसके बाद हमें डेसिमल पॉइंट लगाना है, यानी यहाँ पर ये डेसिमल पॉइंट हो गया। तो मतलब 21%, मतलब अगर हम रेट क्यूमुलेटिव रेट निकाल रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 साल के लिए, तो हमारा क्या आ जाएगा 21%। इसको हम फॉर्मूला जो मैंने बताया था वो भी देख लेते हैं, 10 + 10 + 10 × 10/100, तो ये क्या आ जाएगा 21। सेम चीज आपका इससे आया, ठीक है। लेकिन ये वाला फॉर्मूला जब 3-4 ऐसे हमारे जो टाइम है बढ़ते जाएंगे तो ये डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन ये वाला हमारा इजी होगा। ये तो हमने 2 साल, अगर 2 साल के लिए रहता, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है थर्ड ईयर, यहाँ पे हमारा t = 4 आ गया। तो अब t = 4 के लिए क्या करेंगे, कैसे हम क्यूमुलेटिव जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो निकाल सकते हैं, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले फोर्थ ईयर के लिए क्या बोला है 4:6:4:1, ये हमारा दिया गया है। अब आइए देखते हैं इसको। तो मैंने क्या बताया, यहाँ पे हम r लिखेंगे, फिर नेक्स्ट जब जाएंगे r² हो जाएगा, और उसके बाद जब जाएंगे ये r³ हो जाएगा,
और यहाँ पे ये r⁴ होगा। r का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब यहाँ पे r की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी, क्योंकि हमने r निकाला है कितना था 20% था और हाफ ईयरली है तो 20/2 10 हो गया। अब इसको करते हैं, थोड़ा सा मैं स्क्रीन में सॉरी, अब इसको करते हैं, थोड़ा सा मैं पास में इसको लिख लेती हूँ। 4r is to 6r² is to 4r³ is to r⁴। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं ये 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 × r⁴। तो ये हमारा क्या हो गया 4 × 10, r का मतलब r की वैल्यू 10% है 40 is to 10 × 10 100, 100 × 6 600 is to 10 का क्यूब 1000, 1000 × 4 4000 is to 10⁴ 10,000 × 1, तो यहाँ पे 10,000 ही रहेगा। ठीक है, ये आई होप क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो ये रेशियो पढ़ा उसी रेशियो में चीज़ें लिखी और हमने मल्टीप्लाई कर दिया r से, और r कैसे बढ़ता गया, पहले r हुआ, फिर r⁴, r⁴, r⁴। अब हमने r की जगह पे 10 रख दिया, क्योंकि r ये हमारा रेट है, तो रेट क्या है 10 है, तो 10 × 4 10² × 6 यानी 100 × 6 600, 10³ × 4 यानी 1000 × 4 4000, 10⁴ यानी 10,000 × 1 10,000। अब मैंने क्या बोला था, सिर्फ 2 डिजिट लेनी है और बाकी जो रिमेनिंग डिजिट रहेगी वो आगे वाले में ऐड हो जाएगी। और जो हमारा पहला टर्म है उसके बाद क्या आएगा, डेसिमल पॉइंट आएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे हम देखिए ये 2 यही रह जाएगा, ये 100 क्या होगा इसमें ऐड हो जाएगा, तो 4000 + 100 हमारा कितना हो जाएगा 4100। अब क्या होगा, ये 4100 हमारा फाइनल वैल्यू आया, इसमें भी ये 2 यहीं रह जाएगा, ये 41 जो है ये हमारा इसमें ऐड हो जाएगा, तो 600 + 41 कितना हो जाएगा हमारा 641। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा 41 यहीं रह जाएगा, लेकिन ये जो 6 है इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 46। और इसके बाद हमारा क्या आएगा डेसिमल वैल्यू, तो हमारा क्यूमुलेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बन गया 46 पॉइंट, और 6 तो हमने ले लिया है तो इसको नहीं लेंगे 41, और इसके बाद क्या है 0 0 ही है 0 0 0 0, तो मतलब हमारा 4 साल के लिए जो क्यूमुलेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बना कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में वो बन गया 46.41। ठीक है, और 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना था 44%। तो अब देखिए जब क्यूमुलेटिव परसेंटेज हमें निकल गया, प्रिंसिपल तो सेम ही था, तो मतलब ये इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी इक्वल्स टू दिस अमाउंट 482 अमाउंट। तो अब हम देख लेते हैं इन दोनों का डिफरेंस कितना है, ये 44 है, ये 46.41 है, तो डिफरेंस अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें जो यहाँ पे लिखती हूँ मैं, तो हमें जो डिफरेंस मिलेगा वो क्या मिलेगा 2.41 का 2.41%। अब एज पर क्वेश्चन ये जो 2.41% है ये किसके बराबर है 482, और प्रिंसिपल हमारा कितना होगा 100% होगा ऑब्वियसली, तो और हमें प्रिंसिपल ही निकालना है, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 482/2.41 × 100। ठीक है, ये 100% की वैल्यू हम निकाल रहे हैं। अब देखिए ये अगर डेसिमल आप हटाइएगा तो फिर से × 100 हो जाएगा, और ये 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, यानी हमारी वैल्यू क्या जाएगी 20,000। तो ये हमारा प्रिंसिपल हो गया, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा हमारा 4 होगा। तो ये आपका क्यूमुलेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का तरीका होता है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। सिंपल इंटरेस्ट तो इजी है, आप रेट को मल्टीप्लाई कर दोगे, जो भी टाइम आपको दिया है आपको क्यूमुलेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब उस प्रिंसिपल पे उतने साल के लिए ओवरऑल इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा होगा। इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग ईयर बाय ईयर हर साल का आप अलग अलग फाइंड करो, आप क्या करते हो एक ही बार आप पूरे साल को कंसिडर करके एक ही बार रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हो। और ये जो तरीका था ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए था, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। एक बार मैं फिर से इसको लिख के बता देती हूँ।
क्यूमुलेटिव मतलब सारे ईयर्स को जोड़ के, क्यूमुलेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालना है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट ईयर के लिए तो वही रहेगा। फर्स्ट ईयर अगर हम बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो फर्स्ट ईयर में सेम रहता है, SI इज इक्वल टू CI। सेकेंड ईयर से चीज़ें चेंज होती हैं, तो सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगा 2:1। थर्ड ईयर में ये आपका क्या हो जाएगा 3:3:1। और फोर्थ ईयर में आपका क्या हो जाएगा 4:6:4:1। अब ये रेशियो याद करने का सही तरीका मैंने क्या बताया था, सिंपल वे है, 11 के पावर में वैल्यूज रहती हैं, तो 11 टू द पावर 2 कितना होता है 121, तो ये हम 21 यहाँ पे ले लिए हैं। 11 का क्यूब क्या होता है 1331, तो ये लास्ट वाला पहला वाला छोड़ दीजिए, हमारा आ गया। 11 टू द पावर 4 क्या होता है 14641, तो ये आपका 11 का आ गया। अब इसी तरीके से अगर फिफ्थ ईयर का बोल दिया जाएगा तो 11 टू द पावर 5 हो जाएगा। तो आप 11 टू द पावर 5 की वैल्यू क्या होती है आप देख लीजिएगा, फर्स्ट डिजिट छोड़ के जो रिमेनिंग डिजिट रहेगा उसमें ये रेशियो आ जाएगा। तो ये हमारा रेशियो हो गया। अब हमें जब क्यूमुलेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना होता है तो इसी रेशियो में हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते जाते हैं रेट को। तो जैसे यहाँ पे r और क्या होगा r की पावर बढ़ती जाएगी, तो यहाँ पे पहले r से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर r स्क्वायर से, फिर r क्यूब से। तो हम देख लेते हैं ये क्या हो जाएगा, ये क्यूमुलेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, ये हो गया 2r इंटू r स्क्वायर, ठीक है 1 लिख देते हैं। इसमें हमारा क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट क्या आएगा 3r इज टू 3r स्क्वायर इज टू r क्यूब। इसमें हमारा क्यूमुलेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ जाएगा 4r इज टू 6r स्क्वायर इज टू 4r इज टू सॉरी ये स्क्वायर ये क्यूब ये r टू द पावर 4, ठीक है। और हमें जब क्यूमुलेटिव फाइंड करना रहता है तो हम क्या लेते हैं सिर्फ 2 डिजिट लेते हैं, 2 डिजिट ही लेते हैं, और जो बाकी का रिमेनिंग जो डिजिट रहता है वो क्या होता है रिमेनिंग डिजिट वो आगे वाले टर्म्स में जाके ऐड हो जाता है, ठीक है। और हम क्या करते हैं ये जो फर्स्ट टर्म है फर्स्ट टर्म के बाद हम डेसिमल साइन दे देते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है जैसे हमने किया। तो आप वीडियो को दोबारा एक बार बैक करके भी जाके देख सकते हो क्या हमने किया। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो क्वेश्चन हमने देखा था उस तरीके के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने के लिए। ये अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको, बट एक बार जब आप इसको बार बार देखोगे प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ये मेथड बहुत इजी लगेगा, और इससे आप बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं जो डिफरेंस वाले क्वेश्चंस होते हैं इंटरेस्ट के, आप बहुत सारे क्वेश्चंस सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो ये हमारा देखिए ये 20,000 आपका आंसर आ गया। तो ये हमारा सेशन था, यहाँ पे हमारा सेशन एंड होता है। अब हम फिर से जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें आपको 25 जून के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी और यूनिट से लेकर आएंगे, या फिर नेक्स्ट जो 26 जून को हुआ था उसके क्वेश्चंस टीचिंग एप्टीट्यूड या क्वांट्स के लेकर आएंगे। तो आप देखते रहिए ये जो वीडियोस है, प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद अस, एंड इसकी पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट हम बना देंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो आपको एग्जाम्स के पहले रिविजन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और एक चीज़ और मैं बताऊंगी, इन केस जैसे अभी आप टेस्ट सीरीज परचेज कर रहे हो, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम्स है 31 दिसंबर से 17 जनवरी तक जो नोटिफिकेशन आया था एनटीए के द्वारा, तो उसमें यही डेट मेंशन है। तो अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो और हमारी मॉक टेस्ट सीरीज़ आप जाकर देखते हो, आपको अच्छी लगती है और आप परचेस करना चाह रहे हैं तो आप उसको परचेस कर सकते हैं। और हमारा एक कूपन कोड है जिससे आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल जाता है। कूपन कोड है TB Elite YT, इससे आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है।